हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो हमने सीजीएल मेंस के 2 मार्च के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सीजीएल मेंस में 30 क्वेश्चन रीजनिंग पूछे गए थे, जिसमें से 2 पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। 2 मार्च के बचे हुए 10 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक निर्देश दिया हुआ है, एक कथन के बाद 2 अनुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए, यह मानते हुए कि दिया गया कथन सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन से अनुमान का अनुसरण करता है। यानी एक कथन और अनुमान का क्वेश्चन है। एक कथन दिया हुआ है, इसको हमें सही मानना है, ठीक है, और इसके हिसाब से अनुमान लगाने हैं। कह रहा है राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग एक मार्ग है, सबसे चौड़ा मार्ग है, ठीक, और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। आगे कह रहा है जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब वे तेज़ गति से वाहन चलाते हैं। सही है, क्लियर बात है, जिससे क्या होता है, दुर्घटनाएं होती हैं। अब कह रहा है इससे अनुमान क्या क्या लगाए जा सकते हैं। पहला अनुमान है सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती हैं। ये कहना गलत होगा, सभी दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर सभी शब्द लगा हुआ है, कुछ होता तो ये अनुमान क्या हो जाता, सही हो जाता। यानी ये अनुमान क्या है, गलत है। क्योंकि कह रहा है जब वे तेज़ गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, यानी दुर्घटनाएं होती तो हैं तेज़ गति से वाहन चलाने से, लेकिन सब दुर्घटनाएं होती हैं, ये कहना सही नहीं, ठीक है। या कह सकते हैं कि तेज़ गति से चलाएंगे तो दुर्घटना होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब जैसे कि दूसरा अनुमान क्या कह रहा है कि तेज़ गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, ये वही चीज़ है कि अगर हम तेज़ गति से चलाएंगे तो दुर्घटना का खतरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो दूसरा अनुमान हमारा क्या है, सही अनुमान है, और पहला क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं केवल सेकंड अनुसरण करता है, और ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी ये नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है, बताना है कि अगली आकृति क्या होगी। अगर हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन में 4 आकृति बनी हुई है, 1 2 3 और 4, और 5वीं आकृति पूछी गई है। अगर पहले से सेकंड में नज़र डालें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 ब्लैंक स्थान है, जबकि यहाँ पर 2 ब्लैंक स्थान है। यानी कि 1 ब्लैंक स्थान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जब आगे देखते हैं तो ये वाला और ये वाला 2 स्थान क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो बढ़ रहा है वो 1 बार बढ़ रहा है, 1 प्लेस। आगे कह सकते हैं कि 2 प्लेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं तो ये तो पहले से खाली था, ये अभी भी खाली है। यहाँ पर ये प्लेस भरा हुआ था जो कि अब क्या हो गया, खाली हो गया। यानी अब यहाँ पर फिर से 1 प्लेस आकृति घूमी होगी, कैसे घूमी होगी ये भी देखना है। और अगली आकृति क्या है कि 2 प्लेस घूम के आएगी। ये सीरीज बन रही है 1 2 1 और 2। अब अगर सीरीज की बात करते हैं, अगर हम कहें कि शुरुआत हुई थी एरो की ऊपर था और ये जाकर हो गया एरो दाईं ओर, यानी हम कह सकते हैं ये एरो जाकर क्या बन गया है, ये एरो। अगर इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री कहाँ घूमा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। बाकी आकृति देखते हैं। ये आकृति अगर नीचे की ओर थी, ठीक है, जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये आकृति कहाँ जाएगी, बाईं ओर जाएगी, जो कि ये दर्शा रही है। यानी कि लॉजिक क्या है, सही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है एक आकृति को बढ़ाकर। आगे देखते तो 2 आकृति बढ़ा रहा है, क्योंकि ये आकृति 1 प्लेस से यहाँ आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर ब्लैंक है। ये आकृति बनी है 2 प्लेस छोड़कर, और जब ये दाईं ओर है और जब ये 90 डिग्री मुड़ेगी तो ये एरो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। यानी पहले 1 प्लेस, फिर 2 प्लेस, फिर 1 प्लेस, और अब कह सकते हैं सीधे हम कि 2 प्लेस घूमेगा। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो एरो है भाई, ये 2 प्लेस घूम के कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लेस ये यहाँ पर आएगा, ये
और अगला प्लेस ये होगा इसका। तो जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। तो ऑप्शनल एलिमिनेशन से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ऊपर दाएं कोने में नीचे की ओर आकृति हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रही है, और वो ऑप्शन कौन सा है, चौथा। तो क्लियर है कि यही आंसर सही होगा। बाकी और भी देख सकते हैं आप, ये जो नीचे आकृति है यानी ये सेकंड वाली, ये जो नीचे का फिगर है, ये जब घूमेगा, ये देखो देखा अभी, जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो किस तरफ बनेगा, बाईं तरफ एरो बनेगा। और ये देखो अगली फिगर क्या है, बाईं तरफ एरो है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले एक प्लेस छोड़कर, फिर दो प्लेस छोड़कर, फिर एक प्लेस छोड़कर, और फिर दो प्लेस छोड़कर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे आते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति ए एक निश्चित पैटर्न में आकृति बी से संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं जो रिलेशन ए का बी से है, फिर आगे पूछ रहा है सी का रिलेशन डी से होगा तो किस प्रकार होगा। तो हम फिगर में देखते हैं कुछ ऐसी सिमिलरिटी दिखे जिसे ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट हो जाए तो ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। देखते हैं, अगर हम फिगर में देख रहे हैं तो बीच में त्रिभुज बना हुआ है और आगे भी त्रिभुज बना हुआ है, यानी वो आकृति तो वहीं पर रहेगी, बेसिक सी चीज़। और अगर हम देख रहे हैं तो बाएं कोने पर पी लिखा हुआ था और ये पी जाकर त्रिभुज के अंदर बन गया है, वो भी सीधा। इतना क्लियर पॉइंट है, बाकी बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। अब अगर हम कहें कि बाएं कोने में के था और बीच में था वृत्त, तो बीच में तो वृत्त बनेगा, और ये के कहाँ चला जाएगा, वृत्त के अंदर, वो भी सीधा। तो हम देख रहे हैं कि पहले में है, ये आंसर हो सकता है, दूसरे में है ही नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट, तीसरे में है ही नहीं, एलिमिनेट, चौथे में के है तो, लेकिन वो कैसा बना हुआ है, ये के उल्टा बना हुआ है, ये बना है मिरर इमेज। ये के की क्या है, मिरर इमेज है, जो कि क्या है, तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि के कैसा बना होना चाहिए, सीधा बना होना चाहिए। ठीक है, और बाकी भी देख सकते हैं। ठीक है, कि ये जो पी था ये नीचे आ गया है, वो भी मिरर इमेज, यानी जो के होगा वो नीचे आएगा, वो मिरर इमेज के साथ। ये देखिए के मिरर इमेज के साथ। और ये जो दाएं कोने में आकृति थी, ये सीधे रिवर्स 180 घूम के जाकर ये भी मिरर इमेज बन गई है। तो हम कह सकते हैं दाएं कोने का डी भी, ये भी बाएं कोने पे पहुंच जाएगा, वो भी मिरर इमेज के साथ। तो टी की मिरर इमेज क्या बनेगी, ये बनेगी। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन क्या सही है, पहला ऑप्शन सही है। क्लियर भाई, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न आकृति क्या है, सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी ये जो फिगर बना हुआ है इसको हमें घुमाना नहीं है, जैसा है वैसा ही प्लेस करना है फिगर में। तो जो क्लियर इसमें बेसिक चीज़ है वो उठाएं। अगर हम देखें तो ये तो लाइनें बनी हुई हैं, लेकिन साथ में नीचे ये क्या बना हुआ है, ये एक वर्ग बना हुआ है। तो हम ढूंढें वर्ग कहाँ है। अगर पहली आकृति में देख रहे हैं तो यहाँ पर तो आयताकार आकृति दिख रही है हमें, आयत दिख रहा है। ठीक है, आयत वर्ग में अंतर पता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। दूसरे में देख रहे हैं तो हमको वर्ग दिख रहे हैं, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये सब वर्ग ही बने हुए हैं। ठीक है, अब वर्ग के साथ अगर देखें तो एक ये कोना काटती हुई मिलाती हुई लाइन तिरछी बनी हुई है। तो देखो अगर ये ऊपर वाला वर्ग देखोगे तो इसके ऊपर लाइन तो है नहीं, अगर बीच वाला उठाओगे तो वो तो उसी के साथ है। अगर नीचे वाला वर्ग उठाएं, हम कहें कि ये वर्ग है और ये लाइन तिरछी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन उसी रिवर्स में वापस जा रही है, बराबर सीधी, ये सीधी गई है। और फिर देखें कि ये एक वर्ग पूरा करती हुई आकृति बनी है, अगर इसको ये नहीं मिली, अगर मिला दें तो बन जाएगी। और इधर देखें ये आकृति भी यही बनी हुई है, यानी हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन फिगर किस में बना हुआ है, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो सहूलियत था वो ये था कि क्वेश्चन में वर्ग बना हुआ है और वर्ग हम देख रहे हैं तो हमें सेकंड ऑप्शन में ही वर्ग दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी
अच्छा क्वेश्चन था। आगे आते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर तय कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी ये क्वेश्चन है और हमें उसका आंसर निकालना है, लेकिन उसका जो डाटा है वो 2 पार्ट में दिया हुआ है। अगर हम देख रहे हैं, एक है ये पहला पार्ट और एक है ये दूसरा पार्ट। और क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति के, एम, एन, पी और क्यू और ये क्या है आर एक गोल मेज के परितः केंद्र के मुंह होकर बैठे हैं। के ठीक दाएं कौन बैठा है, ये निकालना है। सेटिंग का क्वेश्चन है। तो जो बैठने की कंडीशन है वो 2 टुकड़ों में दी है अलग अलग। वो पूछना चाह रहा है कि हमें जो आंसर चाहिए क्या फर्स्ट में आंसर मिल जाएगा या सेकेंड में मिल जाएगा, या दोनों को हम मर्ज करके मिलाएं तब मिलेगा, या दोनों को मिलाने पर भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आइए देखते हैं भाई, पहली कंडीशन से हम फिगर बनाते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रही है? अगर पहली कंडीशन देखें तो ये कैसे बैठे हुए हैं? एक तो गोल मेज के परितः बैठे हुए हैं, तो गोल मेज में बिठा लेते हैं भाई। और कैंडिडेट कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कह रहा है के जो है वो एम के बाएं तीसरे स्थान पर है, बैठा लो। मान लो ये एम है, तो एम का बायां इस साइड होगा तीसरा। 1, 2 और 3 कौन बैठा हुआ है? के बैठा हुआ है। ठीक है। अब कह रहा है के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब देखो के और एन के बीच में एक व्यक्ति है, यहाँ से देखोगे तो 2 कंडीशन है, क्योंकि बीच वाले पॉइंट हमने बताया था सीधे नहीं उठाने, क्योंकि बीच वाले की 2 कंडीशन बनती है। ठीक है, देखोगे तो अभी देखो, अगर ये के है, अगर हम इधर कहीं एक व्यक्ति बैठा है तो ये एन हो जाएगा, एक तो कंडीशन ये हो जाएगी। अगर कहीं हम इस तरफ देखो एक व्यक्ति बैठा दो, यहाँ एन बैठा दो, तो ये भी सही हो जाएगा। अब होगा तो 2 में से कोई एक ही, लेकिन सही कौन होगा ये आगे पता चलेगा। तो देखो वहाँ पर एक पॉइंट और है, वो कह रहा है कि आर जो है एन के ठीक बाएं। अब अगर आपने ये वाला एन बैठाया है तो फिर एन का बायां इस तरफ होगा और एन के बाएं तो एम बैठा हुआ है, यानी क्लियर है कि यहाँ पर एन नहीं बैठ सकता है। तो एन की क्लियर पॉसिबिलिटी है एन कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। अब जब यहाँ पर बैठेगा तो एन के ठीक बाएं किसको बैठाना है? आर को बैठाना है। ठीक है, अभी भी 2 जगह बची हुई। क्या बची हुई है? 2 जगह बची हुई, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? यही तो क्वेश्चन अच्छा है। वो पूछ रहा है कि के ठीक दाएं कौन बैठा है। अगर हम देख रहे हैं के का मुख ये नीचे की ओर है, तो के का दायां तो मिल चुका है हमको। ठीक है ना, के दाएं कौन बैठा है? आर बैठा है, तो हमें तो आंसर मिल गया। तो हम कह सकते हैं इससे तो आंसर हम निकाल लेंगे, यानी पहले से अकेले आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पर आंसर मिलेगा या नहीं वो दूसरी कंडीशन से चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन में फिर से बैठाते हैं भाई हम लोग। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कह रहे के जो है वो के दाईं ओर, सॉरी के क्यू के दाईं ओर दूसरा है, कहीं बैठा लो। मान लो ये क्यू बैठा है। ठीक है, ये क्या है? के जो है वो क्यू के, अच्छा क्यू के दायां क्या हो जाएगा? 1 और 2, यहाँ पर कौन हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा के और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अच्छा टोटल 6 व्यक्ति हैं और 2 लोगों के बीच में कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, तो 2 लोग तो वो हो गए। अब बचे कितने? 4, तो 2 इधर से होंगे 2 इधर से होंगे। ये बहुत ही सिंपल कंडीशन होगी, किधर से भी काउंट कर लो तुम 2 ही व्यक्ति मिलेंगे। देख लो, चाहे इधर हम देखते हैं 2 व्यक्ति करते हैं 1 और 2, तो यहाँ पर किसको बिठाओगे? एम को। अगर इधर से काउंट करते हो तो 1 और 2, और यहाँ कौन बैठेगा? एम। यानी ये वाला पॉइंट बीच वाला क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया हुआ? अगला पॉइंट कह रहा है कि पी जो है वो आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। पी आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कह सकते हैं कि पी आर के बाएं, यानी आर के बाद एक प्लेस छोटा होना चाहिए और फिर पी होना चाहिए, और ये दोनों अभी बैठे नहीं हैं।
ये लगातार जगह खाली है और ये दोनों लगातार बैठ भी नहीं सकते, यानी इन दो में से कोई एक यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि किसको बैठाना है, पी को बैठाना है आर के बाएं दूसरा। तो अगर मान लो ये आर है, ठीक है, तो आर के बाएं एक ये और ये कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, और बचा हुआ प्राणी यहाँ पर बैठ जाएगा, जो भी होगा। उससे हमें कोई खास मतलब भी नहीं है। वही चाहिए कि हमें अपना टाइम नहीं तोड़ना है, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना दिमाग लगाना है। वो पूछ रहा था कि के ठीक दाएं कौन बैठा है, के ठीक दाएं हमको मिल चुका है, कौन बैठा है, आर, और हमने केवल दूसरे से भी आंसर निकाल लिया। यानी अगर सिर्फ इतना एक नंबर दिया होता तब भी हमारा आंसर आ जाता, दूसरा दिया होता यानी पहला ना दिया होता तब भी हमें आंसर मिल जाता। तो ऑप्शन भी देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है कथन फर्स्ट का डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हाँ है, लेकिन जब आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कथन सेकंड का डेटा पर्याप्त नहीं है, जबकि कथन सेकंड का भी डाटा पर्याप्त है। तो ये फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है या तो कथन फर्स्ट का डेटा या कथन सेकंड का डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हाँ, ये सही है। या तो आप पहला उठा लें या तो क्या उठा लें, दूसरा, तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। क्लियर है, आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है इस प्रश्न में दो कथन दिए हुए हैं, ये कथन स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों का एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, यानी दो में से एक कारण हो सकता है, प्रभाव हो सकता है, स्वतंत्र हो सकते हैं कारण, कुछ भी हो सकता है। तो हम दोनों कथन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। पहला कथन कह रहा है इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ को 60 से क्या कर दिया, 50 कर दिया। ठीक है भाई, पहले कट ऑफ 60 जाती थी, अब उसने क्या कर दी, 50 कर दी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यह है पहला पॉइंट। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कह रहा है पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स ने छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अब अगर हम देखें तो पहले कटाव की बात हो रही है, यहाँ कैंटीन की बात हो रही है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये दोनों क्या हैं, अलग अलग बातें हैं। अब दोनों अलग अलग बातें हैं तो हम ऑप्शन पे अगर देखें तो कह रहा है पहला कारण है, सेकंड इसका संभावित प्रभाव है। नहीं, दूसरा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण हैं, स्वतंत्र तो हैं लेकिन कारण है या कारण के प्रभाव में, ये भी देखते हैं, बताते हैं। कह रहा सेकंड कारण है और फर्स्ट इसका संभावित प्रभाव है, गलत है। ये कह रहा फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव में। अब बात ये आती है कि ये दोनों कारण हैं या प्रभाव हैं जो कथन है। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ 60 से 50 की गई है, तो ये कोई कारण नहीं है, ये क्या है, प्रभाव है। कारण कोई दूसरा रहा होगा, हो सकता है सीट ना फिल हो रही हो या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण इफेक्ट क्या पड़ा कि कट ऑफ उनको क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। कोई एक कारण रहा जिसके कारण कट ऑफ क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। इसी प्रकार क्या है कि भोजन की गुणवत्ता में भी बातचीत चल रही है। क्यों, हो सकता है गुणवत्ता पर किसी ने सवाल उठाया हो, कुछ कारण रहा हो जिसके कारण अब क्या हो रही है, उसकी बातचीत चल रही है। यानी ये दोनों स्वतंत्र कारण नहीं है, ये क्या है, किसी कारणों के प्रभाव है। काज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है, यानी ये क्या है, इफेक्ट है भैया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, दोनों स्वतंत्र तो दिख रहे हैं लेकिन दोनों स्वतंत्र कारण नहीं है, ये क्या है, प्रभाव। क्लियर भाई, आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अंक अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ये सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट सीरीज का, सीरीज पुट करनी है। तो ये पता ही है कैसे पुट की जाती है भाई, जो भी दिख रहा है उसके आसपास जो नंबर लेटर दिख रहे हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट उठाओ। जैसे हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन एंड कर रहा है RT पर और RT के तुरंत पहले लिखा हुआ H,
और अगर हम देखें तो ये आर टी लिखा हुआ है, आर टी लिखा हुआ है, तो आर टी के तुरंत पहले क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। लेकिन यहीं पर खेल है, एस तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, खेल हो गया। जबकि एच की बजाय ऑप्शन में क्या दिख रहे हैं, ई और एफ दिख रहे हैं। ठीक है, इसको ज़रा अलग लिख लेते हैं क्वेश्चन, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ है क्या, क्यू डब्ल्यू ब्लैंक आर टी क्यू ब्लैंक एफ आर ब्लैंक क्यू डब्ल्यू डबल ब्लैंक टी डबल ब्लैंक एच आर और टी। अब देखो आर टी तो था, आर टी यहाँ पर ही है, लेकिन एच नहीं है, एच नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यू डब्ल्यू यहाँ भी दिख रहा है, क्यू डब्ल्यू यहाँ भी है, ठीक है। अब टी भी दिख रहा है, टी के पहले यहाँ पर आर है, यहाँ भी आर है, तो हम टी के पहले आर पुट कर देते हैं, इतना करते हैं। और अगर हम देखें तो क्यू डब्ल्यू ब्लैंक आर टी और फिर से क्यू दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टी के बाद रिपीटेशन चालू हो रहा है, यानी 5 का टुकड़ा अलग कर लेते हैं। फिर देखो क्यू फिर ब्लैंक एफ आर, आर के बाद टी आएगा, यानी यहाँ पर टी होगा और फिर ये रिपीटेशन है, क्यू डब्ल्यू फिर एक आर टी फिर। अब अगर देखें आर टी आर टी आर टी सब में दिख रहा है, शुरुआत में दिख रहा है क्यू डब्ल्यू, यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और यहाँ पर तो शुरुआत क्यू डब्ल्यू रहेगी। अब यहाँ पर हमें पूरा जोड़ा मिल चुका है क्यू डब्ल्यू एच आर टी, और सेकंड जोड़ा भी मिल चुका है, ये है एफ आर टी। अब देखो एफ है और यहाँ पर आकर एच हो गया, यानी अगर हम कहें एफ होता है 6 और ये होता है 8, यानी यहाँ आते आते क्या हो रहा है, ये 2 बढ़ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन तभी देखो एच यहाँ पर सेम मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज चलते हुए दिख रही है बीच वाले लेटर के साथ, कि अगर ये 6 आगे हो सकता है क्या हो गया हो 7, तभी आगे क्या हो गया है 8, यानी अगर ये 6 हुआ है तो पहले क्या रहा होगा 5, 5 का मतलब ई, दैट्स क्लियर। यानी पहले क्या भरा हुआ है ई, फिर क्या भरा है हमने डब्लू, तो देखो ई तो 3 ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन हो गया गलत। अब ई है 3 ऑप्शन में, ई के बाद अगला क्या भरना है हमको डब्लू, यहाँ पर एक्स है ये भी गया। अब ई डब्लू, डब्लू के बाद टी, टी जी और एच, चौथा हमने क्या भरा है 1 2 3 4, हाँ। अब यहाँ पर भी भरना है, यहाँ पर बचा हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखें ई एफ, तो यहाँ पर क्या आएगी सीरीज जी आएगी, और फिर जी के बाद अगला लेटर क्या आएगा एच आएगा, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा भी गलत है, तो कौन सा सही है सेकंड। यानी 5 लेटर ग्रुप है, जिनमें से शुरुआत के 2 और अंतिम 2 क्या हैं सेम, और जो बीच का लेटर है वो हर बार क्या हो रहा है एक बढ़ता हुआ मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है ये, नए तरीके से पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस पैटर्न पे मेहनत करें भाई। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए हैं, जिनमें कौन सा निष्कर्ष सत्य है। एक कथन दिया है, 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, इसको देखते हैं भाई। कथन कह रहा है एम इज स्मॉलर देन के इज ग्रेटर देन आई। ठीक है, जो भी है, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष कह रहा है एच बराबर है, जहाँ एच और एफ हो वो डाटा उठा लो, यानी ये डाटा पूरा एक जगह लिख लें। कह सकते हैं एच बराबर जी इज स्मॉलर देन आर इक्वल एफ। अब कह रहा है इससे हमको लाना है निष्कर्ष एच बराबर एफ, क्या ये सही है या नहीं है। ये पहला निष्कर्ष हमको बताना है कि ये सही है या गलत है। अब अगर देखें एच से एफ तक आने में, ठीक है, जी तक आने में तो बराबर मिल रहा है, लेकिन जहाँ हम एफ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर एफ क्या है बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, यानी यहाँ अथवा की कंडीशन आ रही है। और जब अथवा की कंडीशन आ रही है तो भैया ये प्योर बराबर है, हम इसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बराबर तभी होगा जब वहाँ तक पूरे में बराबर मिले।
ठीक है, नहीं तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की कंडीशन आएंगी। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है जे इज ग्रेटर देन जी। जे और जी जहाँ दिखे वहाँ तो स्टैंडर्ड। ये देखिए जे है और ये जी है, तो ये डाटा लिखा क्या हुआ है कि जे इज ग्रेटर देन एच इज इक्वल टू जी। और हमसे इससे चाहिए क्या निष्कर्ष, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जे इज ग्रेटर देन जी। अच्छा, कह रहा है एच जो है जी के बराबर है, यानी एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो अब जब इस दोनों को मर्ज करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि जे इज ग्रेटर देन जी। और यही तो कह रहा है निष्कर्ष कि जे इज ग्रेटर देन जी। तो भैया ये निष्कर्ष क्या है, सही है। यानी पहला निष्कर्ष गलत है और दूसरा क्या है, सही है। ऑप्शन पे देखते हैं कहाँ है। पहला कह रहा है पहला और दोनों, मतलब पहला और दोनों सत्य हैं, तो ये हो गया गलत। दूसरा है केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, यही सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन। आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। कह रहा है ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो इतना इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है डी एम से किस प्रकार संबंधित है। हमने ये चीज़ें बताई थी कि सीधे क्वेश्चन पे नज़र होनी चाहिए। ठीक है, कि हमसे पूछा क्या गया है, पूरी कहानी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डी पूछा गया है एम से, तो हमने बताया था जिससे जिसका रिश्ता पूछा जाए सिर्फ उतने डाटा से मतलब रखो। तो डी लिखा हुआ है ये और एम लिखा हुआ है ये। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इतना ही डाटा बनाएं तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी भी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है डी हैज जी। हैज पे क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि डी क्या है, जी का भाई है। अब डी अगर जी का भाई है तो जेंडर किसका डिसाइड है, डी का, मेल हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है जी एट द रेट बी। एट द रेट पे क्या है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि जी जो है वो क्या है, बी की पुत्री है, यानी बी एक पीढ़ी ऊपर होगा और जी एक पीढ़ी नीचे होगी, और जी पुत्री होगी किसकी, बी। ठीक है भाई, अब आगे है बी एंड एम। एंड पे क्या बता रहा है कि ए बी का पति है, यानी हम कह सकते हैं ए बी का पति है, तो पहले वाला बी एंड एम पे बी क्या हो जाएगा, वो एम का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, एम का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और हमने एक पॉइंट बताया था कि जब भी पति पत्नी का रिश्ता होगा तो अगर एक बंदे का जेंडर क्लियर है तो दूसरे का जेंडर अपने मन से डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी पत्नी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर रिश्ता किसका पूछा गया, कह रहा है डी जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी एम का कौन है। ठीक है, अब देखो एम से आना है हमको कहाँ, डी की ओर। हमने यहाँ पे पीढ़ियों वाले पॉइंट बताए हैं कि जो पीढ़ियों वाले पॉइंट जिसको पता है वो डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बस कर सकता है, यानी पीढ़ी से भी काम चल जाएगा। और एम से डी आना है अगर हम कहें तो हमें जाना कहाँ है, एक पीढ़ी नीचे। रिश्ता तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन की बात करें तो देखते हैं कैसे। दादाजी का रिलेशन कहाँ होता है, दो पीढ़ी ऊपर होता है। दादाजी क्या होते हैं, पिता के पिता। ठीक है, पिता के पिता, तो ये तो दो पीढ़ी ऊपर का रिलेशन। फिर है पिता, पिता रिलेशन कहाँ है भाई, एक पीढ़ी ऊपर का। पुत्र का रिलेशन क्या है, एक पीढ़ी नीचे। और पोता का रिलेशन क्या होता है, दो पीढ़ी नीचे, यानी पुत्र का पुत्र कहलाता है। अब एम से डी कहाँ, एक पीढ़ी नीचे। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है और ये भी नहीं होगा, यानी ये तीन नहीं हो सकते हैं। तो यही आंसर सही होगा, एक ही ऑप्शन है एक पीढ़ी नीचे का। अब देखो होगा कैसे, ये जो जी है वो बी की संतान है और ये डी भी क्या है, बी की संतान है। डी भी क्या है,
बी की संतान है, यानी बी का पुत्र है। और एम और बी आपस में विवाहित है, तो हम कह सकते हैं जो बी का पुत्र है वही क्या होगा, एम का भी पुत्र होगा। ठीक है ना, जो बी का पुत्र होगा वही क्या होगा, एम का पुत्र होगा, क्योंकि बी क्या है, पिता है, और ये क्या है, माता है। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, डी उसका क्या है, एम का पुत्र है। तो भैया आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का 10 नंबर क्वेश्चन है भाई। कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेकर पैटर्नों को पूरा करती है। हाँ, ये पैटर्न पूछा गया है, तो ठीक है भाई, मर्ज करते हैं इसको। अब अगर हम देख पा रहे हैं तो अंदर ये चतुर्भुज के ऐसे आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये कुछ यूँ। ठीक है, इनमें से ये 3 पार्ट दिख रहे हैं हमको, ये वाला 1 2 और ये क्या 3, ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, चतुर्भुज आएगा, अंदर चतुर्भुज आएगा जो कोना एक काट के क्या बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा। यानी अंदर त्रिभुज आएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो चौथा ऑप्शन खत्म है, क्योंकि त्रिभुज है ही नहीं। ठीक है, अब देखो त्रिभुज के तुरंत बाद क्या आएगी, ये वाली आकृति जब मिलाएंगे ये, तो यहाँ पर ये वाले चतुर्भुज की लाइन चाहिए। तो ये लाइन देखो यहाँ भी दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, इसमें डॉटेड है, ये गलत हुआ। अब ये हो सकता है, अभी सिर्फ 2 ऑप्शन गलत हुए। अब तीसरी बार चलते हैं। जब तीसरी जाएंगे तो उसके ऊपर ये वृत्त बना हुआ है, यानी ये वृत्त के ऐसा चाप बनेगा इसके बाद। अब देख रहे हैं यहाँ पर चाप बना हुआ है, ठीक है, दूसरा गलत हो चुका है पहले ही। तीसरे में चाप पूरा नहीं है, ये आधा गायब है चाप। ठीक है, यानी ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। और जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो हम सीधे आंसर तक पहुँच जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, क्योंकि ये चाप है। और उसके बाद फिर ये चतुर्भुज की आकृति कंप्लीट करेगा, और बची हुई बाहर की आकृति के लिए ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, यानी इसका आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज ये 2 मार्च के पेपर के सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर का सलूशन कराया जाएगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।